कर रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट की, और ये हमारा ग्रुप 16 का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, साथ साथ में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की थी और आयनेशन एंथैल्पी के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या? आप लोगों ने इसको 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेम्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में लिखा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। अब उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? सर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से गेन कर लिया है ना, तो कितना हो गया? Cl माइनस, दैट मीन्स ऑक्टेट पूरा हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा अब हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है 16 ग्रुप की ज़्यादा होगी या फिर 15 ग्रुप की ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में बोला था कि हमें जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है तो पहले हमें कंपेयर करके चलना है दो ग्रुप्स के बीच में, है ना। तो हम लोग पहले कंपेयर करते हैं कि ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी या फिर ग्रुप 16 की ज़्यादा होगी। इससे पहले आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डेल्टा EGH से रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन लोग इसको। डेल्टा EGH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एज वेल एज डेल्टा EGH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस बिहाफ पे यदि हम लोग कंपेयर करें बेसिकली ग्रुप 15 और ग्रुप 16 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हमें क्या मिलेगा? देखो हमारे पास में ग्रुप 15 एलिमेंट कौन? नाइट्रोजन। और ग्रुप 16 एलिमेंट कौन? हमारे पास में ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या मिलेगा? 1s2 2s2 है ना, 2s2 2p4। अच्छा, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लें यहाँ पर लोग, तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पर 2s, ठीक है, और यहाँ पर क्या अपने पास में 2p। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 1 2 3। दैट मीन्स नाइट्रोजन हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हाफ फील्ड को तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं या फिर फुल फील्ड को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं अपन लोग। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो ऐसा नहीं है, ये 2s ऑर्बिटल हो गया और ये हमारे पास में 2p ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, किसी एलिमेंट के पास में यदि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी दूसरे के बनस्पत में। अब जरा यहाँ पर देखो कि आपके पास में ऑक्सीजन में से और नाइट्रोजन से किसकी गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? तो जवाब मिल जाएगा सर, ऑक्सीजन की गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब आपको है ना बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा नाइट्रोजन फैमिली हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीजन फैमिली। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर भाई कम है, ठीक है ना, बहुत कम देखने को मिलेगी। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले भैया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी गेन एंथैल्पी कम है, तो सीधा से जवाब दे दीजिएगा भैया नाइट्रोजन की कम मिलेगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा मिलेगी। एक और सीधा सा रीज़न मिल सकता है आपको, भैया 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा? तो जवाब मिल जाएगा सर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो गेन एंथैल्पी किसकी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी? 17th ग्रुप एलिमेंट की और भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ और भी छोटा होता है, जितना छोटा साइज़ उतनी ही ज़्यादा गेन एंथैल्पी। डन। अच्छा, एक बात और भी है कि इलेक्ट्रॉन गेन, अब यदि हम लोग ये तो बात कर रहे थे हम लोग ग्रुप्स के अंदर में, ठीक है, 15 ग्रुप में और 16 ग्रुप में, यदि हम लोग अपने ही 16 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर में इसका कंपैरिजन करना स्टार्ट करें तो क्या मिलता है? देखो हमारे पास में लिखा हुआ है ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, सेलेनियम थैलेनियम। अच्छा, अब इन सभी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो देखो एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि आपके पास में थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज करस्पॉन्डिंग टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सल्फर की गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ही फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की गेन एंथैल्पी होगी।
और शायद ये बात आप लोगों ने पढ़ी भी हो। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए ज़रा, इसको समझने के लिए हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लें। चलो फ्लोरीन और क्लोरीन वाला ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है ना, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। फ्लोरीन का एटम कितना 9 और इसका 17। अब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लो, ठीक है। अब इधर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका साइज़ तो छोटा है, यहाँ से इस सेल का साइज़ तो छोटा है, और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है और जो सेल का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। इसलिए जो है फ्लोरीन जो है अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, जबकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो फटाफट इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है ना। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि क्लोरीन का जो गेन इंथैल्पी होगा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा क्लोरीन का, और फ्लोरीन का कम मिलेगा, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है, और साइज़ छोटा होने की वजह से क्या होगा, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन में और शेल के इलेक्ट्रॉन में एक रिपल्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब वही कंसेप्ट आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए कहाँ पर, ऑक्सीजन और सल्फर पे। तो सर वही बात तो यहाँ पर भी है ना। यदि हम लोग सल्फर का देखें तो सल्फर के पास में क्या है, लार्जर साइज है, लार्जर इन साइज, ठीक है। और क्या है इसके पास में सर, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास में, ठीक। तो इस वजह से जो होगा इसका गेन इंथैल्पी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सल्फर की गेन इंथैल्पी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीजन, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव द हायर गेन इंथैल्पी देन दैट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, चाहे वो सल्फर ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन सल्फर ही क्यों ना हो, फॉस्फोरस ही क्यों ना हो, या फिर आपका क्लोरीन ही क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास में कैटेनेशन टेंडेंसी, ठीक है। कैटेनेशन टेंडेंसी से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 11th क्लास में क्या पढ़ा था, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नेम्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज सबसे छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, है ना। अच्छा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जी, इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक। तो हमारे पास में यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन होता है जी, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है यहाँ पर साइज, ठीक। पहले कंपेयर करते हैं हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फैमिली के अंदर में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। देखने को मिलेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, साइज किसका छोटा है सर, ऑक्सीजन का, ठीक है। मैंने पहले क्या बोला, डोमिनेंट कैरेक्टर में कौन है, तो साइज, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी सर, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या, यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का यदि ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर देखने को क्या मिलेगा आपको, फोनकल सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर क्लोरीन की। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे टॉपेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन आपके पास में, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर क्लोरीन, ठीक है। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा उतना ही अच्छा आयनिक बॉन्ड बन के आता है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो क्या समझ में आता है भैया कि 15 ग्रुप एलिमेंट में से और 16 ग्रुप एलिमेंट में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी बेसिकली 16 ग्रुप एलिमेंट की ज़्यादा देखने को मिलेगी ड्यू टू इट स्मॉलर साइज, ठीक है। अब फिर से हम लोग कंपेयर करने चलते हैं अपने ही ग्रुप्स एलिमेंट के अंदर में, फिर से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थैलियम। डाउन द ग्रुप चलेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे पास में साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा हमारे पास में, और क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटेगी साथ साथ में। और देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो साइज जब जब बढ़ेगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटती हुई दिखाई देगी। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डिक्रीज करती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल टू ऑल ऑफ अस कि भाई आराम से इसको समझा जा सकता है। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसे पिछली वाली क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पर सिंपली हम लोग इसको आराम से डील करके चल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैटेनेशन की, ठीक है, कैटेनेशन टेंडेंसी। अब ये कैटेनेशन टेंडेंसी क्या है, चलिए आते हैं कैटेनेशन। अब कैटेनेशन का मतलब क्या होता है जी, कैटेनेशन का मतलब है कि टेंडेंसी टू
मेक कंपाउंड विद इट सेल्फ एंड विद अदर, अपने साथ में कंपाउंड बनाना और अपने जैसे दूसरों के साथ में कंपाउंड बनाना। जैसे कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ के कंपाउंड बनाता है और कार्बन दूसरे एलिमेंटों के साथ में जुड़ के भी जो है नए कंपाउंड फॉर्म करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन या फिर सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास में कैटेनेशन टेंडेंसी भैया, अब हम लोग देखें यदि अपने पहले ग्रुप में बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, थैलेनियम है, ठीक है। तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कैटेनेशन टेंडेंसी जो है 2-4 बातों पर डिपेंड करता है। अब देखो हम लोग क्या देखते हैं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट जो हैं उनकी कैटेनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट। फिर से जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता था देन द सेकंड पीरियड। तो एक कैटेनेशन टेंडेंसी किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? सबसे पहली बात तो देखो मतलब सल्फर का यहाँ पर कैटेनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? तो इस पीछे रीज़न क्या मिलेगा? लार्जर साइज है इसका, ठीक है। दूसरी बात क्या है? इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अच्छा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के बाद में क्या है भैया इसके पास में? हायर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है इसके पास में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। चौथी बात क्या देखने को मिलेगी? हाई एम बॉन्ड एम पावर। जिस भी एलिमेंट के पास में ये टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मतलब एम बॉन्ड पावर एम ज़्यादा होगा आपके पास में, उसकी कैटेनेशन टेंडेंसी ज़्यादा देखने को। अब ये एम बॉन्ड एम पावर क्या है? तो इसको समझना बहुत ही सिंपल है। देखो ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 की फॉर्म में, और सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है? एसिड की फॉर्म में। दैट मीन्स एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 एंड सल्फर एटोमिसिटी इज 8, ठीक है। और यदि हम लोग देखें ऑक्सीजन को O डबल बॉन्ड O की तरह एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड होता है दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। और सल्फर जो है हमारे पास में कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मेरी ड्राइंग वैसे बहुत गंदी है, ठीक, थोड़ा समझ लेना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो सल्फर कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑक्सीजन जो है देखो यहाँ पर सबके बीच में सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। यदि हम लोग डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात करें तो O डबल बॉन्ड O की डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होगी तकरीबन देखने को मिलेगी आपको 493.4 और 6 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। ये डबल बॉन्ड की डिसोसिएशन इंथैल्पी है, ठीक है। एम बॉन्ड एम पावर का मतलब क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की डिसोसिएशन इंथैल्पी देखनी हमें, और सल्फर सिंगल बॉन्ड की सल्फर की डिसोसिएशन इंथैल्पी देखनी हमें, तो हम लोग क्या पाते हैं कि इसकी जो डिसोसिएशन इंथैल्पी होगी, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है 138 किलो जूल मोल इनवर्स के आसपास देखने को मिलेगी, और सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर की कितनी मिलेगी? 213 किलो जूल मोल इनवर्स। तो मैं वही बात कहने लग रहा था। अब देखो डिसोसिएशन इंथैल्पी किसकी ज़्यादा है यहाँ पे? सल्फर के बीच का डिसोसिएशन इंथैल्पी ज़्यादा है या फिर ऑक्सीजन के बॉन्ड का डिसोसिएशन इंथैल्पी ज़्यादा है? तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर का जो डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो वही बात मैं यहाँ पर बोल रहा था, एम बॉन्ड एम पावर किसको? एम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एम बॉन्ड एम पावर किसका ज़्यादा हुआ? सल्फर का ज़्यादा हुआ, इसलिए कैटेनेशन टेंडेंसी जो होगी वो सल्फर की ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और ऐसे ही आपको दूसरे ग्रुप्स में मिलेगा, दैट मीन्स 17th ग्रुप में, 15th ग्रुप में मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा आपको, कार्बन की कैटेनेशन टेंडेंसी जो है सबसे ज़्यादा है, और उसके पीछे प्रखर बात क्या हाँ देखने को मिलेगी आपको? तो वो मिलेगा आपको एम बॉन्ड एम पावर, मतलब कार्बन के जो बीच का डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो देखने को मिलेगा वो कितना? 342 किलो जूल मोल इनवर्स के आसपास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही बात लिखी, हायर एम बॉन्ड एम पावर हायर इज द कैटेनेशन, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कार्बन की कैटेनेशन टेंडेंसी किस वजह से सबसे ज़्यादा है? तो एम बॉन्ड एम पावर, मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका कैटेनेशन टेंडेंसी इतना ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब कैटेनेशन टेंडेंसी का मतलब क्या कि भाई ऑक्सीजन ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा कि सल्फर ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन कम कंपाउंड्स बनाता है। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं आपको अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड की फॉर्म में या सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सल्फर कैटेनेशन की यदि बात की जाए तो सल्फर ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है।
नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। चलो, मतलब कि भाई जब भी हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट कर रहा है या फिर हमारा सल्फर दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट, तो किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, वो हमें अब देखना है। ठीक, तो जैसे हमारे पास में एलिमेंट कौन कौन से थे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलिनियम। ठीक है, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। फिर से अब देखो, यदि हम लोग ये देखें कि भाई बॉन्ड कैरेक्टर आयनिक कब होगा और कब हमारा कोवेलेंट होगा, यही हमें देखना है बेसिकली। यदि देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बनता है कब, जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपस में केमिकली रिएक्ट होते हो। अब यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन तो इस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि बात हम लोगों ने अभी करी थी। फिर सल्फर होगा, फिर सेलेनियम होगा, फिर थैलेनियम होगा। ठीक है, तो यदि देखा जाए आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारे पास में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेगा, तो हमारे पास में क्या बन के आएगा, आयोनिक बॉन्ड, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या भाई, जब आपके पास में कोवेलेंट को बॉन्ड कब बन के आएगा, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं, जैसे अब हमारा ऑक्सीजन जो है यदि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है, इफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फैमिली रिएक्ट विद ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दैट मीन्स अल्कलीन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक, के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, बेसिकली आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे देखो मैंने ले लिया क्या, सोडियम है मेरे पास में और ऑक्सीजन है, तो सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो एक बार, Na2O। क्यों, Na की वैलेंसी 1+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, आता ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास में क्या बन गया भैया, Na2O। ऐसे ही हमारे पास में कैल्शियम है, प्लस में ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, तो ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है। तो जब भी हमारा ऑक्सीजन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ में रिएक्ट करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या भाई, कि क्या कहते हैं, जब हमारे पास में ऑक्सीजन, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, बोथ आर मेटल्स, तो जब भी ऑक्सीजन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल कौन सा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब वो रिएक्ट कर रहा है किसी नॉन मेटल के साथ में, जैसे हमारे पास में हो गया सल्फर प्लस में ऑक्सीजन, तो कैसा कंपाउंड बन के आएगा सर, कोवेलेंट कंपाउंड बन के आएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कोवेलेंट कंपाउंड। तो सिंपल सा मोड लेके चल सकते हो यहाँ से आप, कि जब भी दो नॉन मेटल, ऑक्सीजन किसी नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करे तो कोवेलेंट, और मेटल के साथ में रिएक्ट करे तो आयोनिक। ठीक है, आपने फजान रूल पढ़ा होगा, फजान रूल में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, लार्जर द साइज ऑफ एनायन एंड स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। उसी बात को आधार मान के चले हैं, तो यदि हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या होगा, साइज ऑफ एनायन तो बढ़ेगा, कैटायन कौन, ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 एलिमेंट या फिर कोई मेटल को हम लोग कैटायन मान लेते हैं, चलिए, और ये किसकी तरह काम करेगा, एनायन की तरह काम करेगा। तो एनायन का साइज तो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। ठीक है ना, तो जब जब आपके पास में क्या देखने को मिले, कैटायन का साइज छोटा हो और एनायन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, एनायन का साइज, दैट मीन्स इसमें से कोई भी एनायन बना लीजिए, तो वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग जाएगा। एक तो ये बात थी। दूसरी बात क्या, ऐसा नहीं है कि हमारा ऑक्सीजन जो है मेटल के साथ में रिएक्ट करके सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड ही बनाता है, वो कोवेलेंट भी कंपाउंड ही बनाएगा। जैसे मैं कहूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में, वहीं पर अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है हमें, ग्रुप 16 एलिमेंट का। ग्रुप 16 एलिमेंट कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और थैलेनियम। यदि हम लोग ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या था हमारे पास में, NH2NP4, दैट मीन्स दे हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके पास में, 6, दैट मीन दे रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीटिंग दियर ऑक्टेट। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन सभी को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर हो, कोई भी हो इन चारों में से। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की इनको रिक्वायरमेंट है ही है। ठीक है जी, चलते हैं। देख, तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा दिखाई देगा इनके पास में, फिर -2 इज द प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस फैमिली। जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक कितना 8, इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नॉर्मली लिखेंगे तो 2 और 6, मैंने पहले ही बोला था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा है तो गेन करेगा, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, -2।
ठीक है। तो -2 इज द प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन जो है अपना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रेयरली कंडीशन में दिखाता है, जैसे कि हमारे पास में है OF2। बस यही एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक। जैसे अब यहाँ पर निकालोगे, देखो कितना हो गया इसका, x -2 = 0 और x की वैल्यू कितनी आएगी, +2, है ना, ठीक। तो हमारे पास में सिर्फ OF2 के अंदर में जो है हमारा एक आधा कोई और भी कंपाउंड हो, ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। लेकिन रेयरली ऐसी कंडीशन बनेगी जहाँ पर जो है ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए। हाँ, अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, पर ऑक्साइड की फॉर्म में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। कैसे कैसे बताया मैंने, देखो फिर से, पर ऑक्साइड में तो दिखाएगा आपके पास में ऑक्साइड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर ऑक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे ऑक्साइड कौन हो गया मेरे पास में Na2O, ठीक है, पर ऑक्साइड कौन हो गया बेटा मेरे पास में H2O2। तो इनमें जो है हम यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है अपना ऑक्सीजन, और यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो देखो इन सब में इतनी बात तो कॉमन हो गई, प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ऑक्सीजन का वो -2 इज द प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो जाए अब, क्योंकि सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमारा सल्फर जो है, ठीक, हमारा सल्फर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, ठीक। अब वो कैसे पता चलेगा, हाँ देखो हमारे पास में एक बात और भी है, ऑक्सीजन जो है हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सेंस +2 तो उसने एक कंपाउंड में दिखा दिया, +3 नहीं दिखा सकता, +4, +6, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। वो कैसे सर? तो देखो लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो भैया 2d तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल ना होने की वजह से ये अपना अपर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। जैसे कि यहाँ से +2 दिखा सकता था वो एक कंपाउंड के अंदर में, और भी कोई एक आधा ऐसा हो, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन नहीं दिखा सकता, ठीक है। बात करते हैं हम यदि सल्फर की, तो सल्फर जो है -2 +2 +4 और +6 ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखाता है, ठीक है। -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि हमें सल्फर जो है इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? तो कॉमन सी बात है, मैंने पहले ही बोला कि भैया -2 तो दिखाना ही है, क्योंकि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन +2 कैसे दिखा रहा है? तो फिर से एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सल्फर का। एटॉमिक नंबर कितना था सल्फर का? 16, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, है ना। ऐसे लिखेंगे अपन लोग। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, वैकेंट डी ऑर्बिटल है हमारे पास में 3s 3p 3d, ठीक है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। एक मिनट के लिए इसको यहाँ पर हम लोग इस बात को छोड़ देते हैं, इसका यूज़ होगा हमारे लिए। अब पहले इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। तो ये हो गया हमारा 3s, ठीक है, और ये हो गया हमारा 3p। तो देखो अब p के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 4 1 2 3 4। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं यहाँ पे। मतलब यदि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे पाया तो सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? +2, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर भैया? 2, ठीक है। अब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? +2। अब ये तो इसका कौन सा स्टेट था? ग्राउंड एनर्जी स्टेट। अब ये अपने अपर एनर्जी स्टेट में यदि चला जाए, मान के चलिए, ठीक है, अपर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फिर से 3s और यहाँ पर हमारे पास में 3p। देखो भैया यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे सर? 2। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, ठीक है। और ये हमारा वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा 3d, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4, ठीक। अच्छा डी में 5 ऑर्बिटल होते होंगे। अच्छा अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हम लोग px py
और PZ बोल सकते हैं। तो PX के अंदर में देखो अभी कितने इलेक्ट्रॉन सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट में जंप करके कहाँ पर आ गया, D ऑर्बिटल के अंदर में आ गया। अब गिनो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, ठीक है। तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ये, +4। तो देखो +2 भी समझ में आ गया, +4 भी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही जब हम लोग इससे अब अपर हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो ये 3s का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, D के ऑर्बिटल के अंदर में आ जाएगा। अब गिनो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा, ठीक है। तो हमारा सल्फर जो है उसके पास में टेंडेंसी क्या है, -2 से लेके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने तक की उसकी टेंडेंसी है। सिर्फ इवन ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, ओड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे जैसे 2 4 6 वही ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा सल्फर दिखा सकता है। इससे बीच वाला कोई ऑक्सीडेशन जैसे ओड नंबर 3 नहीं दिखा सकता, 5 नहीं दिखा सकता, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास में सल्फर जो है इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि भैया +4 +2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अच्छा, अब हमारा सल्फर जो होता है अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सेंस -2, ठीक है, वहाँ पर तो बनाता है आयनिक कंपाउंड। जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है Na2S, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, ठीक। तो यहाँ पर तो वो दिखा रहा है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट सर, -2, और सोडियम कितना दिखा रहा है, +1, ठीक। तो यहाँ पर अपना सल्फर जो है कौन सा कंपाउंड बनाएगा, आयोनिक। लेकिन अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे +6 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है। कभी भी इस बात को जान लीजिएगा कि कोई भी एलिमेंट जो होता है अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड, अपर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट कंपाउंड। एक बात और, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक कंपाउंड फॉर्मेशन, अपर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक कंपाउंड फॉर्मेशन। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने लिखा H2SO4, ठीक है, यहाँ पर -2 दिखा रहा था, तो ये बेसिक कंपाउंड है। और इसको देखने यहाँ पर आएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, सबको पता है जी एसिडिक है, ठीक है, ओके। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे यदि देखा जाए तो जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +6 की स्टेबिलिटी तो घटेगी, लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होगी वो आपको बढ़ती दिखाई देगी, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिएगा आप सभी, एज वी मूव डाउन द ग्रुप the stability of +6 oxidation state is decreases while the stability of +4 oxidation state is increases due to the inert pair effect, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो है क्या दिखाई देगा आप सभी को, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट तो सबको पता है, आगे भी आएगा, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होने वाला है यहाँ पर कि हमारा थैलियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा के अच्छा राजी है हमारा ये भाई साहब, लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के बाद ये उतना खुश नहीं है। क्यों नहीं है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की ज़्यादा टेंडेंसी थैलियम के पास में नहीं है। क्यों नहीं है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। जबकि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है थैलियम से ज़्यादा पोलोनियम के अंदर में दिखाई देगा आपको। और मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग पोलोनियम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिविटी। अब बात सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने इससे पहले वाले ग्रुप में 15 ग्रुप में 13 ग्रुप में 14 ग्रुप में इनर्ट पेयर की बात की है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू।